नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं और हृदय के बारे में दो तीन क्वेश्चन बच गए थे तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हृदय जो ध्वनि है, हृदय ध्वनि का मापन स्टेथोस्कोप द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अब मैं आपको बता दूं स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया लेनेक नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, मैं आपको बता दूं रक्त दाब। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि रक्त दाब क्या होता है। रक्त दाब हमारी जो जैसे नलियां होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि शिराएं और धमनियां होती है, तो शिराओं और धमनियों की भित्ति पर, दीवारों पर जो दाब रक्त के द्वारा लगाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? रक्त दाब। तो देखो, मैं किस प्रकार से आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपके समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो ये कोई पानी की पाइपलाइन है और इसमें पानी बह रहा है, जैसे मोटर द्वारा पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। यदि मैं एक काम कर देता हूं, इसके एक कील छुपो देता हूं और कील छुपाकर क्या करता हूं, इसको निकाल देता हूं, तो आपने देखा होगा यहां से जो पानी है वो बाहर की ओर निकलेगा। तो पानी बाहर की ओर क्यों निकला भाई? क्योंकि इस पाइप पर ये पानी है वो क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो शिराएं और धमनियां होती है, इसमें रक्त बहता रहता है और रक्त के द्वारा शिरा या धमनी यानी कि रक्त वाहिनिकाओं पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। तो मैं आप यहां से लिखता हूं रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है या रुधिर दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, एक वयस्क व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 पारे के दाब के बराबर होता है। ये 120 तो है सिस्टोलिक, क्या है? सिस्टोलिक। और ये जो 80 है वो क्या है? डायोस्टोलिक। तो मैं आपको बता देता हूं सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक वह दाब होता है जब नीले क्या करते हैं? रक्त को फेफड़ों में भेजते हैं। जो दाया नीले है वो तो रक्त को किसमें भेजेगा? फेफड़ों में। और वही जो बाया नीले है वो रक्त को कहां भेजेगा? अंगों तक। तो उस दाब को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। अर्थात हृदय से जो बाहर की ओर जो रक्त आता है उस दाब को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक दाब कौन सा हो जाएगा? जो अंगों से कहां तक पहुंचता है? हृदय तक पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? डायस्टोलिक। अब देखो, सबसे पहले इस रक्त दाब को मापा किसने था? तो 1733 में स्टीफन ने इसको मापा था। स्टीफन नामक जो वैज्ञानिक हुआ, स्टीफन ने इसको मापा। और कौन से जानवर का सबसे पहले मापा गया? तो सबसे पहले घोड़े का रक्तदाब मापा गया। किसका रक्तदाब मापा गया भाई? घोड़े का रक्तदाब मापा गया। अब देखो, फिर मैं आपको बता देता हूं कि रक्तदाब को परिभाषित किसने किया। तो रक्तदाब की परिभाषा दी आपके 1983 में कापलन नामक एक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी भाई? कापलन नामक एक वैज्ञानिक ने क्या दी? रक्तदाब की परिभाषा। तो ये तो मैंने आपको रक्तदाब के बारे में सामान्य सी जानकारी। अब देखिए, रक्त दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो रक्त दाब का मापन स्पाइगोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइगोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। देखो, कौन सा सिद्धांत लगाते हैं वो दाब मापने के लिए? सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं? अपने रक्त वाहिनियों पर वो खुद दाब डालते हैं और जैसे दाब डालेंगे तो सीधी सी बात है, क्रिया प्रतिक्रिया निम्न लगेगा। यानी कि हम किसी के ऊपर दाब लगाते हैं तो वो भी तो हमारे ऊपर दाब लगाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, पहले 200 पारे के दाब तक हमारे क्या लगा दिया जाता है? वाहिनी का ऊपर दाब लगाया जाता है। और जैसे इस दाब को उठाया जाता है, आपने देखा होगा कि ये उपकरण आपने अच्छी तरीके से देखा है, इसमें क्या करते हैं? पहले हवा भरते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर दाब लगता है और फिर उस हवा को निकाल देते हैं, थर्ड दाब को उठा लेते हैं। तो ये वाहिनी का वापस क्या लगाती है? वाहिनी का ऊपर रक्त दाब लगाता है। तो उस दाब को फिर क्या कर लिया जाता है? माप लिया जाता है। हृदय स्पंदन दर बढ़ना, ये तो टेकीकोर्डिया कहलाती है। हृदय स्पंदन दर बढ़ना तो कहलाता है आपके टेकीकोर्डिया। क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया। और मैं आपको बता दूं, जो हृदय स्पंदन दर घटना कहलाता है
ब्रेडीकार्डिया। क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डिया। तो बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में मैंने देखा ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि हृदय स्पंदन दर बढ़ना क्या कहलाता है और हृदय स्पंदन दर घटना क्या कहलाता है। तो बढ़ना तो कहलाता है टेकीकार्डिया और घटना कहलाता है आपके ब्रेडीकार्डिया। अब सबसे पहले मैं रक्त की बात करूं तो रक्त क्या है कि तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। देखिए सबसे पहले तरल का मतलब देखना, दो चीज मैं आपको कंसल्ट कर देता हूं। एक तो देखो दिया हुआ है द्रव्य और एक होता है द्रव्य और एक होता है आपके तरल। इन तीनों चीजों को आप कहीं ना कहीं एक मान लेते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है ये। द्रव्य तो है पदार्थ का गुण, पदार्थ का क्या है? गुण, या हम पदार्थ को क्या बोल सकते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। द्रव्य है पदार्थ की अवस्था, द्रव्य क्या है? पदार्थ की अवस्था। और तरल भी एक क्या है? गुण है। किसका गुण है भाई? तरल किन पदार्थों को बोलेंगे? उन पदार्थों को तरल बोलते हैं जिनमें कौन सा गुण होता है? बहने का गुण होता है। जैसे हवा को भी हम तरल बोल सकते हैं क्योंकि हवा में भी किसका गुण है? बहने का गुण है। जल में भी बहने का गुण है। इसी प्रकार केरोसिन तेल में भी बहने का गुण है। ये सब है, दही में भी बहने का गुण है। ये सब तो क्या हो गए? तरल। और द्रव्य आप जानते हैं अवस्था होती है और द्रव्य क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है। तो तरल का मतलब हो गया जिसमें बहने का गुण हो। संयोजी का मतलब होता है और बाकी पदार्थों को अपने अंदर घोलने वाला। उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। जैसे आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसमें प्लेटलेट्स जैसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो विभिन्न कोशिकाओं का समूह हो गया। अब देखिए दूसरी बात, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है भैया हल्की क्षारीय। कैसी होती है? हल्की क्षारीय। और इसकी जो पीएच होती है वो पीएच कितनी होती है भाई? इसकी पीएच होती है 7.4। अब देखिए और मैं बताता हूं आपके बाद में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रक्त के कार्य। क्या पढ़ेंगे? रक्त के कार्य। तो सबसे पहले कार्य तो है, सबसे पहला कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। दूसरी बात, दूसरा क्या है? भोज्य पदार्थों का विनिमय, भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। तीसरा कार्य हो गया इसमें हार्मोनों का परिवहन, हार्मोनों का परिवहन। अगला इसका चौथा कार्य है शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। और अगला कार्य है शरीर की पीएच नियंत्रित करना। अब देखो रक्त का निर्माण कहां होता है? तो देखो रक्त का निर्माण होता है भाई लाल अस्थि मज्जा में। कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। अब बात करते हैं लाल अस्थि मज्जा की कि ये लाल अस्थि मज्जा क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा अपनी जो हड्डियां होती है वो थोड़ी सी हल्की सी खोखली होती है और हड्डियों के बीच में जो स्थान होता है इस स्थान को बोलते हैं क्या? लाल अस्थि मज्जा। तो यहां पर किसका निर्माण होता है भाई? रक्त का निर्माण होता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बात बता दूं कि हड्डियां हैं वो भी क्या होती है, इसमें कैल्शियम है वो क्या रहता है? रक्त में पिघलता रहता है और जो हम कैल्शियम खाते हैं वो हड्डियों पर चिपकता रहता है। इससे हड्डियों की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है रक्त का। लेकिन एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है नवजात शिशु में, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु की बात करें जो शिशु पेट में है अर्थात जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म लेने के बाद में तो जाति पाति बन जाती है ना, तो जिसका जन्म नहीं हुआ है, नवजात शिशु में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। तो नवजात शिशु में रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। कहां होता है भाई? प्लीहा में। अब देखिए जबकि रक्त का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा में। अगर स्वस्थ देखना यदि वयस्क व्यक्ति है तो रक्त का जो कब्रिस्तान बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लीहा। डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या बोला जाता है? प्लीहा को। लेकिन नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहां होता है भाई? प्लीहा में, क्योंकि उस समय लाल अस्थि मज्जा विकसित नहीं होती। द्रव्य के रक्त के दो भाग होते हैं। तो देखिए रक्त के दो भाग कौन कौन से हो गए भाई? एक तो हो गया देखो द्रव्य भाग। कौन सा भाग हो गया?
द्रव्य भाग, या इसको अपन बोल सकते हैं तरल भाग। और तरल भाग में क्या आता है भाई, एक तो आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है भाई, प्लाज्मा कुल रक्त का तो होता है 55%। अब देखिए, लेकिन इस 55% में जैसे मान लो यदि किसी के शरीर में 1 लीटर रक्त है तो 550 मिलीलीटर रक्त में क्या होगा भाई, प्लाज्मा होगा। और इस 550 का 92% तो होता है जल। 92% तो क्या होता है, जल। और इसमें शेष जो 8% बच गया, इसमें होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक अणु। कार्बनिक व अकार्बनिक अणु। अब देखिए बात करते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग हो गया ठोस भाग। कौन सा भाग हो गया, ठोस भाग। और ठोस भाग फिर कितना बच गया भाई, 45%। और इसमें आती है क्या भाई, कोशिकाएं। और कौन कौन सी कोशिकाएं आती है, देखो मैं सामान्य सी भाषा में बता देता हूं, आरबीसी। कौन सी, आरबीसी। दूसरी हो गई आपके पास में डब्ल्यूबीसी। और तीसरी हो गई आपके पास में प्लेटलेट्स। अब देखिए, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये भी ध्यान में रखना है, विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूं। रक्त के भाग दो में हमने पढ़ा है। एक तो कौन सा भाग हो गया भाई, तरल। और एक और कौन सा हो गया अपना, एक तो हो गया अपना तरल भाग। और एक हो गया अपना कौन सा भाग भाई, ठोस भाग। और मैंने आपको बताया था तरल भाग में कितना प्रतिशत भाई, 55%। तो शेष 45% बच गया, वो कौन सा बच गया भाई, ठोस भाग। और तरल भाग में हमने पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना होता है भाई, 92 प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 92%। प्लाज्मा में क्या पढ़ा भाई, दो चीज पढ़ ली अपन ने। 92% तो होता है जल। और शेष जो 8% है ये होता है आपके पास में क्या, कार्बनिक और अकार्बनिक अणु। क्या होते हैं भाई, अकार्बनिक अणु। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे जो खनिज तत्व होते हैं वो सब। ठोस भाग में हमने पढ़ी क्या, कोशिकाएं। तो देखिए ये कोशिकाएं मैंने कितने प्रकार की बताई थी आपको, 3 प्रकार की बता दी। 3 प्रकार की में सबसे पहली कोशिका मैंने बताई थी आपको कौन सी, आरबीसी। दूसरी बता दी मैंने कौन सी, डब्ल्यूबीसी। अगली बता दी मैंने प्लेटलेट्स। अब देखिए, या इनको हिंदी में बोले तो बोलते हैं बिंबाणु। अब देखो सबसे पहले आरबीसी, इसका निर्माण तो होता है भाई लाल अस्थि मज्जा में। कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में। अभी मैंने जिक्र किया था इसके निर्माण का, लाल अस्थि मज्जा में। अब मैं बता देता हूं इसका रंग होता है, वो रंग कैसा होता है भाई, लाल रंग होता है। अब देखिए इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस हीमोग्लोबिन का रंग तो होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग तो कैसा होता है भाई, बैंगनी। जबकि इसके कारण ये जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग हो जाता है लाल। और जिसके कारण कैसा लाल होता है भाई, चमकदार लाल। और जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है भाई, लाल हो जाता है। किसका रंग, रक्त का रंग। अब देखिए, और इनका विनाश, इनका जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। जीवन काल कितना होता है भाई, 120 दिन। और इसमें एक खनिज तत्व पाया जाता है, वो खनिज तत्व कौन सा पाया जाता है भाई, आयरन। खनिज तत्व कौन सा पाया जाता है, आयरन। और ये इनमें किसमें, आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक की क्या होती है भाई, कमी होती है। तो ये मैंने आरबीसी के बारे में आपको जानकारी दी। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो क्या होता है भाई, कब्रिस्तान। ये नष्ट होती है तो कहां होती है, तो इसका जो कब्रिस्तान होता है वो होता है आपके प्लीहा। यानी कि ये प्लीहा में क्या हो जाती है, नष्ट। ये लो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो नाम से इनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट।
इंग्लिश में इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट और इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। अब देखिए ये है श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका निर्माण भी कहां होता है? इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा। ये होती है रंगहीन। कैसी होती है भाई? रंगहीन होती है। क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि मैं एच भी लिख देता हूं शॉर्ट भाषा में, ये अनुपस्थित होता है। कैसा होता है भाई? ये अनुपस्थित। इनका जो आकार होता है ना, वो आकार होता है अनियमित। ये अनियमित आकार की होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इन्हें हमारे शरीर का क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। इसे हमारे शरीर का क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है? रोगाणुओं से लड़ती है। देखिए डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके कणिकाणु। क्या होती है? कणिकाणु। और एक होती है अकणिकाणु। याद रखना। अब देखो कणिकाणु फिर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल। क्या होती है भाई? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? इनमें न्यूट्रोफिल पाई जाती है, इन तीनों में। दूसरी होती है इरिथ्रोसाइट। क्या होती है? इयोनोसाइट। क्या होती है? इयोनोसाइट। और अगली होती है अपने पास में, देखो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल। दूसरी हो गई अपने पास में कौन सी भाई? बेसोफिल। कौन सी हो गई? बेसोफिल। और तीसरी हो गई इयोसिनोफिल। क्या हो गई? इयोसिनोफिल। ये 3 आपके पास में कौन किसमें होती है? कणिकाणु में। जो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बेसोफिल और इयोसिनोफिल कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए अकणिकाणु कितने प्रकार की होती है भाई? अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है। एक हो गया अपने पास में लिफोसाइट। 2 प्रकार की। एक तो हो गई अपने पास में लिफोसाइट और एक हो गई अपने पास में कौन सी? मोनोसाइट। एक तो हो गई लिफोसाइट और दूसरी कौन सी हो गई? मोनोसाइट। वापस देखना, मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की। पहले कणिकाणु में एक हो गई न्यूट्रोफिल जो सर्वाधिक मात्रा में होती है, फिर दूसरी हो गई बेसोफिल, फिर तीसरी हो गई इयोसिनोफिल। अब देखो अकणिकाणु 2 प्रकार की, एक लिफोसाइट और एक क्या हो गई? मोनोसाइट। अब लिफोसाइट भी कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। एक तो बी लिफोसाइट, एक हो गई टी लिफोसाइट और एक हो गई प्राकृतिक मारक कोशिका या प्राकृतिक मारक कोशिका। कौन सी हो गई? प्राकृतिक मारक कोशिका। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली है वो कौन सी आपके पास में? लिफोसाइट। तो इसे लिखेंगे सर्वप्रथम प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी है भाई? ये है अपनी कौन सी? लिफोसाइट। जैसे ही मान लो, क्योंकि रोग क्या होता है, कोई जीवाणु कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो जाहिर सी बात है, जैसे ही मान लो कोई आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा? फिर उससे क्या है, कई लोग हैं वो लड़ेंगे, यानी कि आर्मी लड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन सी अपने शरीर में कोई रोग कीटाणु विषाणु गया तो उससे कौन लड़ने का कार्य करेगा? लिफोसाइट लड़ने का कार्य करता है। अब मान लो वहां बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है, अब बीएसएफ से काम नहीं हुआ तो फिर उसको कौन लड़ेगा? तो फिर उसके बाद में ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन में क्या होगा? जैसे कमांडो फोर्सेज भी आएगी। तो देखो ये जो मोनोसाइट है और ये प्राकृतिक मारक कोशिका है, ये दोनों मिलकर कोई भी यदि प्रतिजन हमारे शरीर में आएगा, इस प्रतिजन को क्या कर देती है भाई? नष्ट कर देती है। तो देखिए इस मोनोसाइट को हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? हमारे शरीर का कमांडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमारे शरीर का कमांडो बोला जाता है। ये लो जी, मैंने बहुत सारी आपको जानकारी दे दी। अब मैं आपको बता देता हूं
WBC का जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन। अब देखिए एक अपने पास में बच गई प्लेटलेट और बिम्बाणु। तो देखिए प्लेटलेट और बिम्बाणु के बारे में मैं यहां बता देता हूं। प्लेटलेट जीवन काल होता है भाई 10 दिन। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं किसके बारे में, आपके प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल 10 दिन हो गया, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा रक्त में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो प्रोटीन पाया जाता है आपके पास में कौन सा, ग्लोबुलिन। कौन सा, ग्लोबुलिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई, ग्लोबुलिन। ये क्या कर देता है, हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है भाई, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए और 2 पदार्थ और पाए जाते हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। और एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन। क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं भाई, रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का क्या बनाते हैं, थक्का। कैसे बनाते हैं भाई रक्त का थक्का, तो देखिए मैं बता देता हूं। यदि मेरे को चोट लग गई तो जाहिर सी बात है रक्त बाहर निकलेगा, रक्त के साथ में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों बाहर निकलेंगे। और जब ये वायु के संपर्क में आएंगे तो ये अभिक्रिया कर लेंगे और हमारे शरीर में जो एक थर्मोप्लास्टिक मोम है उसकी संरचना बना देंगे, थर्मोप्लास्टिक जैसी संरचना बना देंगे। उसमें कैल्शियम अणु आकर अटक जाएंगे तो सामान्य भाषा में हम बोलेंगे खूंट। तो वो खूंट आ जाता है इन दोनों के कारण। अब देखिए हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम किसके द्वारा लेते हैं, श्वसन के द्वारा लेते हैं। फिर भी हमारे शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें एक पदार्थ और पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपेरिन, जो रक्त में रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनने देता। किसमें नहीं बनने देता भाई, शरीर में नहीं बनने देता। ये लो जी, मैंने आपको रक्त के बारे में इतनी जानकारी दी और बाकी जो जानकारी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।